हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीएचडी गुरुजी। दिस इज राहुल मामगाई वंस अगेन। आज मैं आपके लिए बच्चों लेके आया हूँ 12th क्लास का जो सैंपल पेपर है सीबीएसई का, और जो आपका 12 मार्च को एग्जाम होने वाला है 12th क्लास का, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि 5 सेक्शन में डिवाइड है पूरा पेपर, जिसमें कि 37 क्वेश्चन है। 1 से 18 तक 1 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में 19 टू 24 तक के क्वेश्चन हैं, जो कि 2 मार्क के हैं, और इसमें से आपको सिर्फ 5 ही अटेम्प्ट करना है। और जो वर्डिंग होनी चाहिए वो 60 से लेके 90 शब्दों की होनी चाहिए। 60 से लेके 90 शब्द वर्ड होने चाहिए। और ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक लाइन में मान लो कि आप 8 शब्द लिखते हैं, तो 10 लाइन में लगभग आपके 80 शब्द हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपको जनरली ये काउंट करने की जरूरत नहीं है कि आपने टोटल कितने शब्द लिखे हैं। तो एक मोटा मोटा अंदाजा आपको इससे लग जाता है। सेक्शन सी में 25 से लेके 30 तक के क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क के हैं, और इसमें से आपको 100 से लेके 150 वर्ड्स, मतलब करीबन करीबन आपको 12 से 17 लाइन लिखनी होंगी, और इनमें से भी आपको सिर्फ कोई 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी में चलते हैं, जो कि 4 मार्क के हैं, और इसमें आपको इंटरनल क्वेश्चंस, चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि एक शब्द के भी हो सकते हैं और ज्यादा के भी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें वर्डिंग का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। सेक्शन ई में चलते हैं, ये 5 मार्क के क्वेश्चन है, और इसमें 4 क्वेश्चन है, 34, 35, 36 और 37। इसमें से आपको सिर्फ कोई 3 अटेम्प्ट करना है। जनरली ये आपके 22 से लेके 27 लाइन तक के हो सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सेक्शन ए के मल्टीपल क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आसन है। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बता दूं कि ये पवन मुक्त आसन है। क्लियर? इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है, जिनको डायग्राम नहीं दिखता है, उनके लिए क्वेश्चन है कि सलभासना जो पोज है उसको और किस नाम से जानते हैं? लोकिस्ट पोज, जो ग्रास हॉपर पोज है, उस नाम से सलभासना को जानते हैं। काउ पोज हो गया आपका गोमुख आसन, फिश पोज आ गया आपका मत्स्य आसन, और कोबरा पोज हो गया आपका भुजंग आसन। रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो रिएक्टिव एग्रेशन क्या है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक प्लेयर क्या करता है? रिएक्ट करता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उसको दूसरे नाम से हम जानते हैं, उसका नाम है हॉस्टाइल एग्रेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन एन डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा लगता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? घर्षण बल। irregular tear like wound caused by some blunt trauma। blunt trauma का मतलब है, blunt का मतलब होता है कि एकदम बहुत तीव्र हो सकता है, या blunt का जो हिंदी मीनिंग है वैसे वो मुंहफट होता है, स्पष्टवादी होता है। तो और यहाँ पे ब्लंट ट्रॉमा का मतलब है कि बहुत तेज से आघात हुआ हो, हर्ट हुआ है, चोट लगी हो, तो उसको ब्लंट ट्रॉमा कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना है, इरेगुलर टीयर बोला है। तो इरेगुलर कट या टीयर जब भी होगा तो हम बात करेंगे इसमें लेसरेशन की, जिसको कि हिंदी में विदारण कहते हैं। कंट्यूजन का मतलब होता है गुमचोट, जो कि नील पड़ना कहते हैं। एब्रेशन का मतलब होता है खरोच, और इंसीजन का मतलब होता है स्ट्रेट कट। तो आपको लेसरेशन और इंसीजन में कंफ्यूज नहीं होना है। इरेगुलर कट की जब भी बात की जाएगी तो वो लेसरेशन होगा, और स्ट्रेट कट की जब भी बात की जाएगी तो वो इंसीजन होगा, चीरा होगा। असर्शन रीजन देखते हैं। असर्शन है फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। जो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग होती है, लंबी दूरी की जो दौड़ें होती हैं, उसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग, जो निरंतर प्रशिक्षण प्रणाली है या विधि है, वो एक इफेक्टिव मानी जाती है, प्रभावी मानी जाती है। और रीजन दे रखा है कि कंटिन्यूस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इंप्रूव्स बेसिक एंड्योरेंस। तो ये सही बात है, एंड्योरेंस को इंप्रूव करने का ये एक तरीका है, जो कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है। तो इसमें ए जो राइट आंसर है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेट्रिक। तो ये मैंने डिस्कस भी किया है अपने यूट्यूब लेक्चर में कि आइसो का मतलब होता है सेम, और मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ। तो जिसमें कांस्टेंट लेंथ बनी हुई रहे वो कहलाएगा आपका आइसोमेट्रिक। इसमें कोई भी विजिबल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं मसल्स में ना ही मसल्स की शॉर्टनिंग देखने को मिलती है, और ना ही मसल्स की लेंथनिंग देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच साइड ऑफ द हार्ट एक्चुअली ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जो ईच साइड और ये लिखा सब है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय हार्ट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट की बात जब भी की जाएगी तो ये होगा कार्डियक आउटपुट। और ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हमारी आर्टरी पर जो भी ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में, और यही अगर स्ट्रोक वॉल्यूम होता तो ईच कॉन्ट्रैक्शन में जितना भी ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, हृदय के द्वारा, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाती है। और 1 मिनट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कार्डियक आउटपुट होगी। कार्डियक आउटपुट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, आइडेंटिफाई द गिवन बिलो। With no outside force, a stationary object will not move. Okay.
विथ नो आउटसाइड फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल नॉट स्टॉप। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक वस्तु जिसपे कि कोई आउटसाइड का फोर्स नहीं लगाया गया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, वो अपनी ही जगह पे स्थिर रहती है, और एक वस्तु वह है जो मूविंग कंडीशन में है और उस पर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो वो रुकेगी नहीं। तो ये कौन सा नियम कहता है? ये नियम कहता है पहला जड़त्व का नियम, जिसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, न्यूटन का। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमने ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी हुई है, तो वो जब तक वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और एक बॉल है, वो रोल करती हुई जा रही है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। भले ही इसमें थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल और फ्रिक्शन फोर्स का रोल होता है, लेकिन आपको अभी इतना ही समझना है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नो एज। तो जो थर्ड लॉ है वो किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? ये लर्निंग का लॉ है। मैच करने के लिए आया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। देखते हैं एक्स्ट्रावर्जन जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी लोग होते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है एंथुसियाज्म। कॉन्साइंशियसनेस, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो कॉन्साइंशियसनेस है रिस्पॉन्सिबल लोग। एग्रीबलनेस, सहमतता, जो कि हर बात में सहमत हो जाते हैं, कोई भी उनको कुछ कहता है तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस पर्सनालिटी ट्रेट के जो व्यक्ति फॉलो करते हैं, जिनमें पाए जाते हैं, वो कंपैशनेट बिहेवियर वाले होते हैं। और न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? इमोशनल इनस्टेबिलिटी होना चाहिए था, यहाँ पे स्टेबिलिटी वर्ड यूज किया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसमें जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। तो पहला ए आंसर राइट होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। असर्शन है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी एक डिजीज होती है जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग होता है। और रीजन देख लेते हैं कि द डिजीज सेट इन व्हेन द डाइट डज नॉट इंक्लूड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये भी सही है कि पहला देख लेते हैं असर्शन कि ये कथन सही है कि नहीं है। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। यदि अब रीजन में कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के डाइट में बहुत लंबे समय से फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इंक्लूड नहीं है उसकी डाइट में, तो क्या ये रोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट में मिलते हैं। इसका आंसर भी जो है वो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में इसमें बी आंसर दे रखा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4.2 कैलोरीज। तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या है? 4 है, तो हम इसको 4 आंसर मानेंगे। दिस ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या है? एक रोग है, लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि इंसुलिन के कम सीक्रेशन से या फिर बिल्कुल जब सीक्रेट नहीं होता है उससे होता है। और वो कौन सी ग्लैंड है? पेनक्रियाज से इंसुलिन जो है अल्फा सेल से या अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होता है और बीटा सेल से आपका इंसुलिन सीक्रेशन होता है। What is the formula to determine number of matches in league fixture for even number of teams? तो जो यहाँ पे फॉर्मूला है लीग टूर्नामेंट में कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने मैचेस होंगे, तो वो है n-1/2। ये इवन नंबर्स ऑफ टीम्स इन्होंने ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है या फिर मिसप्रिंट हुआ है, आई डोंट नो, बट इसमें इवन और ऑड का कोई रूल नहीं है। इसमें नंबर ऑफ टीम्स जितनी भी होंगी फॉर्मूला यही लगेगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस के लिए सिंगल लीग टूर्नामेंट में। और अगर हम बात करेंगे डबल लीग टूर्नामेंट की, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो सिर्फ फॉर्मूला रहेगा डबल लीग टूर्नामेंट में मैचेस की संख्या ज्ञात करने का n-1। लीग टूर्नामेंट की बात हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। नॉकआउट फिक्चर में क्या होता है? नंबर ऑफ मैचेस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ओनली n-1। अगर 100 टीमें खेल रही हैं तो 99 मैचेस होंगे, 99 मैचेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प्स सेव मनी? तो लेस मनी किसमें लगता है? नॉकआउट टूर्नामेंट में लगता है। लेस टाइम, लेस मैन पावर, लेस मनी नॉकआउट टूर्नामेंट के एक एडवांटेज है। 15th वन देख लेते हैं। स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो अब हमको बताना है विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो कौन सा एक रिजल्ट है जो फिजिकल एक्टिविटी करने से नहीं होगा? इंप्रूव कॉन्फिडेंस, बिल्कुल होगा। इंप्रूव एंड्योरेंस, बिल्कुल एंड्योरेंस इंप्रूव होगा फिजिकल एक्टिविटी करने से। इंक्रीज इन डिप्रेशन, तो डिप्रेशन कभी भी इंक्रीज नहीं होता है खेल कूद करने से या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने से। बेटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इंप्रूव होता है फिजिकल एक्टिविटी करने से। If the menstruation cycle does not begin at puberty, the condition is called primary amenorrhea. इसका राइट आंसर जो है वो प्राइमरी एमेनोरिया है। Absence of menstruation cycle, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, 13 की एज में आ गई हैं फीमेल या गर्ल चाइल्ड और उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, तो उसको हम प्राइमरी एमेनोरिया टर्म यूज करते हैं।
सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, द रेंज ऑफ एज ग्रुप इज, हमको पता है कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट कितने साल से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए है, वो 60 से लेके 94 साल वाले व्यक्तियों के लिए है। काइफोसिस इज ऑल्सो नोन एज, तो काइफोसिस जो है वो लैटरल कर्वेचर होता है, इस तरीके से कर्वेचर बन जाता है बैक में, जो थोरैकिक रीजन होता है उसमें, तो इसको हंच बैक नाम से जानते हैं। जैसे कि हंच का मतलब है कुबड़, जैसे कि ऊंट में आपने देखा होगा कि कुबड़ निकल जाता है, इसी प्रकार जब ये मनुष्यों में हो जाता है तो इसको काइफोसिस कहते हैं, हंच बैक कहते हैं, हॉलो बैक कहते हैं या स्वे बैक कहते हैं लॉर्डोसिस को, और कर्व लेटरल कर्वेचर कहते हैं स्कोलियोसिस को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, आप सबके सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और यही जो नंबर इंक्रीज करने का होता है इस पार्ट में आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें 19 से लेके 24 तक के क्वेश्चन होंगे और आपको कोई 5 ही अटेम्प्ट करना है। बच्चों ये मैं बात आपको बता दूं कि सेक्शन वाइज ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दें और आप नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट सेक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर स्ट्रेंथ। तो फिजियोलॉजिकल ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। एक तो है मसल साइज, ओके, जितनी ज्यादा बिग मसल साइज होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट एंड टेंडन्स, लिगामेंट और टेंडन्स में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतनी बेहतर उसके बॉडी में स्ट्रेंथ होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी। मसल्स मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग होता क्या है, लक्ष्य निर्धारण क्या है कि आपने एक स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निर्धारित समय के लिए कुछ गोल, कुछ लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उनको ही गोल सेटिंग कहते हैं। जैसे कि अभी आपके पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो आपने ये लक्ष्य निर्धारित किया होगा या गोल सेटिंग की होगी कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट में देना है, भले ही आप में गैप ज्यादा मिला हो या ना मिला हो, तो वो आपको देखना है, तो वही गोल सेटिंग कहलाती है। एक्सप्लेन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेस हैं वो होती क्या है, आइसो का मतलब है सेम, काइनेटिक का मतलब है यहाँ पे मोशन से। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज क्या है, और जो स्पोर्ट्स में इसके सुटेबल एग्जांपल हैं वो रोइंग हो गया, वो स्विमिंग हो गया, इस तरीके से, या फिर इसके बायोडेक्स करके, या फिर हाइड्रा, इस तरीके से इसके कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वहां पर ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की जाती है। राइट अ की पॉइंट ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिटनेस। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी दो शब्दों से मिलकर बना है। कार्डियो का मतलब है यहाँ पे हार्ट से, जिसमें कि हार्ट ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, और रेस्पिरेटरी में आ जाता है आपका फेफड़ों से संबंधित, जो लंग्स से संबंधित, रेस्पिरेशन से संबंधित जो सिस्टम है। तो वो आपको लिखना है कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है फिटनेस के लिए। तो जब हार्ट मजबूत होगा किसी भी व्यक्ति का तो ऑटोमेटिकली वो फिटनेस में अच्छा होगा। किसी के लंग्स अच्छे होंगे, एयर जाएगी अच्छे से, ऑक्सीजन इनटेक होगा, CO2 का एक्सेलेरेशन होगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिटनेस के लिए अच्छा होगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ 600 मीटर रन एंड वॉक। तो आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, जैसे कि 600 मीटर हम किसी को रेस करवा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर आपको लिखना है कि एक मार्क्ड ग्राउंड होगा हमारे पास में, 600 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट मार्क होगा, फिनिशिंग पॉइंट मार्क होगा, और इंस्ट्रक्टर के विसिल पे स्टार्ट करना होगा। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक लेआउट बताना है कि किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, वही प्रोसीजर कहलाता है। और स्कोरिंग क्या होगी कि हमको मिनट और सेकंड में जितना टाइम किसी एक इंडिविजुअल ने लिया है उसको हमको काउंट कर लेना है मिनट और सेकंड्स में, तो वही इसकी स्कोरिंग कहलाएगी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड इनटेक ड्यूरिंग अ कंपटीशन। तो मेनली क्या है कि फ्लूइड इनटेक का मतलब है कि जैसे वाटर हो गया, या रिकवरी के लिए विटामिन सी लेते हैं प्लेयर्स, जैसे आपने देखा होगा कभी कि जो क्रिकेटर्स हैं, टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत लंबे लंबे स्पेल करने होते हैं बॉलर्स को, तो उसके बाद कुछ अलग तरीके का रंगीन पानी पीते हैं। या आपने देखा होगा टेनिस में ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है कि रंगीन कलर, रंगीन थोड़ा सा पानी होता है, उसको पीते हैं। तो वो क्या है, वो अलग अलग तरीके के रिकवरी फ्लूइड्स होते हैं। जैसे कि बहुत देर बॉलिंग करी है, लंबे स्पेल्स करे हैं 10-10 ओवर के, तो वहां पे क्या है, आपकी बॉडी से फ्लूइड क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनकी कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसको रिकवर करने के लिए वो फ्लूइड इनटेक करने आवश्यक होता है। तो इसी पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटजीज, हम सेक्शन सी की बात करते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि हमको ऐसी कौन सी रणनीतियां हैं जो हमको लगानी है कि जो CWSN बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए हम फिजिकल एक्टिविटीज को आसान कर पाए। तो यदि हमारे पास में 10 बच्चे आते हैं या 12 बच्चे आते हैं जो CWSN कैटेगरी के हैं, और वो मुझे कहते हैं कि हमको सर वॉलीबॉल खेलना है, तो हम ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या रणनीतियां हो सकती है हमारे पास में। तो ये क्या रणनीतियां हो सकती हैं, हम वॉलीबॉल के नेट को हम नीचे कर सकते हैं, जो मार्किंग एरिया है उसको कम कर सकते हैं, वॉलीबॉल की जगह उनको कोई और हल्की बॉल दे सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन इन रूल्स, मॉडिफिकेशन इन ग्राउंड एंड मॉडिफिकेशन इन इक्विपमेंट, तो ये 3 चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स। अब नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स होते कौन से हैं जिनसे हमको न्यूट्रिशन
नहीं मिलता है। और बेनिफिट क्या है इनके, जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि खाने में या पैक्ड फूड में ये ज्यादातर मिला दिए जाते हैं ताकि खाना बहुत लंबे समय तक चल पाए, खराब ना हो। फ्लेवर हो सकते हैं, कलर कंपाउंड्स हो सकते हैं कि जैसे आपको अलग अलग तरीके की आइसक्रीम खाने को मिलती है तो आप इंजॉय करते हैं, कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, या अलग अलग रंग के आपको खाने मिलता है जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया। तो उस तरीके से ये नॉन न्यूट्रिटिव फूड्स के बेनिफिट होते हैं। What should be the role of technical and marketing committee while organizing the tournament या इवेंट? तो टेक्निकल कमेटी का क्या काम है? टेक्निकल कमेटी हमेशा ये देखती है कि जो टूर्नामेंट है, जो इवेंट है, वो समय से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस चीज की वहां पे कमी है, ऑफिशियल्स कैसे हैं, मार्किंग जो है वो सही से हो रही है नहीं हो रही है, लेआउट कैसा है, ग्राउंड ठीक है या नहीं है, तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो कैसे सुलझाना है, वो सारे टेक्निकल कमेटी का काम है। मार्केटिंग कमेटी में आ जाता है आपका जैसे कि पब्लिसिटी है, प्रिंट मीडिया है, ये सारा क्या है मार्केटिंग कमेटी में आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो इंट्रोवर्ट कौन से लोग हैं? इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो अपने आप में रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अपने आप में रहने वाले हैं, वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं। दे स्पेंड मोर टाइम विद देमसेल्व्स, वो अपने साथ में ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंजेस इजीली, वो चेंजेस को बहुत ज्यादा जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड इजीली, वो बहुत ज्यादा जल्दी क्या नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी दूसरे की बात में नहीं आते हैं। और एक्सट्रोवर्ट की हम बात करें तो ऐसी पर्सनालिटी जो आउट स्पोकन पर्सन है और बहुत ज्यादा बातूनी लोग हैं, टॉक एक्टिव हैं, वो ज्यादातर बोलने में विश्वास रखते हैं, सोचने में कम विश्वास रखते हैं। दे स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे हैव मेनी फ्रेंड्स, दे एक्सेप्ट चेंजेस इजीली, दे कैन बी डिस्ट्रैक्टेड इजीली। तो ये हम बात ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। डिफाइन फ्रैक्चर एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर स्पोर्ट्स इंजरीज पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रैक्चर होता क्या है कि जब बोन की कंटिन्यूटी को कोई लॉस कर जाता है तो वो फ्रैक्चर कहलाता है, या हड्डी का टूट जाना, अस्थि का भंग हो जाना, वो फ्रैक्चर कहलाता है। और आपको 4 तरीके के फ्रैक्चर बताने हैं इसमें। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर हो सकता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर हो सकता है, ओब्लिक फ्रैक्चर हो सकता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है। राइट इन ब्रीफ द करेक्टिव मेजर्स ऑफ बो लेग, नॉक नी एंड फ्लैट फुट। तो यहाँ पे क्या है कि बो लेग का क्या मतलब है कि धनुषाकार पैर। तो धनुषाकार पैर के लिए क्या है कि पैरों में बच्चे की स्ट्रेप बांध दी जाती है और ब्रेसेस बांध दिए जाते हैं और उसको सीधे करने का काम किया जाता है। नॉक नी में क्या है कि घुटने जो है वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो जब घुटने एक दूसरे से टकराने लगते हैं तो उसको नॉक नी कहते हैं। तो उसके लिए जैसे कि घुटनों के बीच में पिलो रख देना, जैसे कि घुड़सवारी करवाना, इस तरीके से करेक्टिव मेजर्स हम करवा सकते हैं। फ्लैट फुट के लिए क्या है कि सैंड रनिंग करवा सकते हैं, जो मार्बल्स होते हैं उनको पंजों से उठाने के लिए कह सकते हैं। इस तरीके से हम करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द एनुअल स्पोर्ट डे, अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स, formed various committees as shown below। तो जो ये 31, 32 और 33वें क्वेश्चन है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इनको पढ़ना है। तो बताते हैं कि अर्जुन और रवि हैं, उन्होंने वेरियस कमेटीज फॉर्म करी हैं। अब वो कौन कौन सी एक बार हम पढ़ लेते हैं। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, अनाउंसमेंट कमेटी, कमेटीज ऑन एंट्रीज, फिक्चर्स एंड प्रोग्राम्स, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी। तो इन्होंने, अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत आसान से होते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ में ये सोचना है। The members of this DAS committee are responsible for welcoming guests and spectators। तो कौन से ऐसी कमेटी के मेंबर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं गेस्ट का वेलकम करने के लिए और स्पेक्टेटर्स का वेलकम करने के लिए? यहाँ पे वो है रिसेप्शन कमेटी। तो रिसेप्शन कमेटी का काम होता है कि वो स्पेक्टेटर्स और गेस्ट का क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। बी क्वेश्चन है, द डैश कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजन विद प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का काम किसका है? यहाँ पे पब्लिसिटी कमेटी का काम है कि वो प्रिंट मीडिया के साथ में उनको न्यूज शेयर करते रहे और भी बातें बताती रहे टूर्नामेंट के रिगार्डिंग। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ द डैश कमेटी। तो परचेज करने का काम किसका है? वैसे परचेजिंग कमेटी का है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस कमेटी के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे कोई भी कमेटी नहीं लिखी गई है, तो आप लिख सकते हैं परचेजिंग कमेटी लिख सकते हैं या फिर फाइनेंस कमेटी लिख सकते हैं। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर परचेजिंग कमेटी है। पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन, मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो टूर्नामेंट खेले जाने वाला है वो कब पब्लिश करने चाहिए? तो प्री गेम ड्यूटीज हैं ये, या प्री गेम ये होने चाहिए कि हमें रूल्स और रेगुलेशन सबको बता देने हैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही। तो प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज,
रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो स्कोरिंग कमेटी कह लो आप, ऑफिशियल कमेटी कह लो आप, उनकी है। और यदि इसमें टाइम का पूछा गया है तो ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो चल रहा है वहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि एक्स्ट्राम्यूरल होता क्या है, इंट्राम्यूरल होता क्या है। इंट्राम्यूरल, इंट्रा का मतलब है विद इन, म्यूरल का मतलब है वॉल, तो विद इन द वॉल। अब विद इन द वॉल का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है बच्चों कि एक स्कूल के बच्चे अगर एनुअल स्पोर्ट डे कर रहे हैं तो वो इंट्राम्यूरल है, उसमें किसी दूसरे स्कूल का बच्चा कोई भी इंक्लूड नहीं है, तो वो इंट्राम्यूरल कहलाएगा। एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है जैसे कि आप जोन लेवल पे खेलने जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं जो आपके साथ में कंपीट करते हैं, तो वो एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहलाएगा। अगर हम इंटर क्लास वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो वो कैसा टूर्नामेंट है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। During her gymnastics practice, Joya was finding it difficult to maintain her balance on the balancing beam. Her coach tried to explain to her about basic principle of equilibrium. तो यहाँ पे बताता है कि एक जिम्नास्टिक प्लेयर है जोया, वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रही है बैलेंसिंग बीम के ऊपर, तो उसके कोच जो है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल बता रहे हैं इक्विलिब्रियम को लेके। इक्विलिब्रियम होता क्या है कि जहाँ पे नेट फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो, तो जहाँ पे सारे फोर्सेस जीरो हो जाएं वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, और मेंटेन द एबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम वो बैलेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। नियरर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ सपोर्ट द मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जितना ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास जमीन के पास में रहेगा, बेस ऑफ सपोर्ट के पास में रहेगा, तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बॉडी में देखने को मिलेगी। जैसे कि अपने रेसलर्स देखे होंगे, वो अपने सेंटर ऑफ मास को झुक के खड़े रहते हैं हमेशा, वो ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं रहते। तो जितनी ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के पास में होगी, जमीन के पास में होगी, ग्राउंड के पास में होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बॉडी में देखने को मिलेगी। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ फोर्सेस। तो जहां पे भी फोर्सेस लगेंगे वहां पे क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। The sum of all the vertical and horizontal forces acting on the body must be zero. तो जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम की क्या बताई, डेफिनेशन बताई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेट। तो क्या है कि वेट का जो एवरेज लोकेशन है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। When the sum of forces acting upon the object and sum of the moment acting upon the body is both equal to zero, then body is said to be इन इक्विलिब्रियम। ये पहले ही आपको बता दिया था, बड़ा आसान से क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे 33rd वाले क्वेश्चंस की। स्कूल मैनेजमेंट नीड्स टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल प्लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स in order to develop lifelong habits for fitness and to provide them many opportunities of socialization. Schools need to understand that physical education is not a secondary subject, but it is just as important as other skills. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बेसिस पे। On the basis of the above given picture, answer the following questions. Okay. Development of gross motor and fine motor skills are benefit which are the part of. Gross motor और fine motor skills किसके पार्ट हैं? ये पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट के। किसके पार्ट है? फिजिकल बेनिफिट के या फिर फिजिकल डेवलपमेंट के। ओके। ग्रेडेड एक्टिविटीज एज स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूड्स। तो यहाँ पे हमेशा जब भी हमको ग्रेडेड का मतलब यहाँ पे श्रेणी से है, श्रृंखला से है, सीरीज है गतिविधियों की, तो इफेक्टिव इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाके। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, कि हमेशा हमको ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाएंगे या बिगिनर्स के लिए हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते हैं, सरल से जटिलता की ओर होते हैं। थर्ड वन देख लेते हैं इसमें। For activities should be disturbance free, noise, heat, cold, texture of floor, audience. तो हमेशा जो है, जो स्पेस होगा, जो खेलने का स्पेस होगा वो कैसा होना चाहिए? डिस्टर्बेंस फ्री होना चाहिए। वहां पे नॉइज बहुत कम होनी चाहिए, हीट, कोल्ड ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए? आपका सही होना चाहिए। टेक्सचर ऑफ फ्लोर क्या है कि इंडोर, कई बार ऐसा होता है कि इंडोर स्टेडियम होता है, अब बैडमिंटन का कोई इंडोर स्टेडियम है और वहां पे कलर ऐसे बहुत ज्यादा चमकीले या भड़कीले कलर हमने पेंट कर दिए वॉल पे, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। D1 देख लेते हैं। एक्टिविटीज दैट इंक्लूड रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, गैलोपिंग, रोलिंग, लीपिंग एंड डॉजिंग, हॉरिजॉन्टल जंप, स्लाइड्स, ये किसके टाइप हैं? ये हैं लोकोमोटर एक्टिविटी के। अब लोकोमोटर और मूवमेंट में क्या अंतर है? लोकोमोटर होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्लेस चेंज कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है,
तो वो लोकोमोशन कहलाता है। और मूवमेंट क्या है कि प्लेस चेंज नहीं होती है, मूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि पेड़ है, एक अपनी जगह पे ही रहता है, लेकिन शाखाएं क्या है, बढ़ती जाती हैं, तो वो मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन क्या है कि आप एक जगह से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, वो लोकोमोटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द आसनास हेल्पफुल फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, राइट डाउन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सरला मत्स्यासना इन डिटेल। तो आपको सबसे पहले तो क्या बताना है कि हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से आसन कारगर साबित होते हैं। तो इसमें है ताड़ासना, कटिक चक्रासना, उत्तान पादासना, अर्धहलासना, सरल मत्स्यासना, गोमुखासना, उत्तान मंडूकासना, वक्रासना। इस तरीके से बहुत सारे आसन है। मैं बच्चों आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ये आपको थोड़ा सा हेक्टिक लगते होंगे, सभी आसन और सभी लाइफस्टाइल डिजीजेस के जो आसन है वो याद करने बहुत पॉसिबल नहीं है आपके लिए। इसमें आप ताड़ासन और कटिक चक्रासन को याद कर लें, ये मोस्ट ऑफ सभी डिजीज में कारगर साबित होते हैं। और ये आपको दो आसन जो है वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। यदि इनमें से भी कोई बाहर से जाता है तो आप इनको ही डिटेल में लिख लें, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। Make a table of test item listed under fitness test by Sai, age group 9 to 18 years. Explain the procedure and scoring of 50-meter run and partial curl up. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट बनानी है, साई फिटनेस टेस्ट की एक लिस्ट बनानी है। इसकी वीडियो भी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छी वीडियो है, बच्चों के द्वारा ही करवाए गए सारे टेस्ट आइटम्स हैं। तो इसमें जो 9 से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं या 4 से लेकर 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये टेस्ट होते हैं, जैसे कि BMI, सिट एंड रीच टेस्ट, पार्शियल कर्ल अप, 50 मीटर रन, 600 मीटर रन। इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेनी है इनकी, और उसके बाद में 50 मीटर रन एंड पार्शियल कर्ल अप को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले टेस्ट का नाम लिख लिया, 50 मीटर रन, पर्पस क्या है, स्पीड एबिलिटी को मेजर करना, और उसके बाद में आएगा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए हमको। एक मार्किंग गाउन चाहिए, लाइन पाउडर चाहिए, वेसल चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, क्लैपर चाहिए, मैन पावर चाहिए, ऑफिशियल्स चाहिए। इस तरीके से हमको लिखना है। और उसके बाद हमको प्रोसीजर लिखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को एक स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा होना है, ऑन विसिल जैसे इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसे उनको दौड़ लगानी है, और स्टॉप वॉच के द्वारा उनका जो टाइम है वो ले लिया जाता है, और वही स्कोरिंग कहलाती है। पार्शियल कर्ल अप की बात करें हम, तो पार्शियल कर्ल अप में क्या होता है, पर्पस क्या है, जो एब्डोमिनल की मसल्स हैं, जो पेट की मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। और इसका भी आपको प्रोसीजर लिखना है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो जाएंगे कि A1 सरफेस चाहिए, एक मैट चाहिए, योगा मैट चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर चाहिए, एक काउंट करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड एनी टू मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल अराउंड योर जॉइंट्स। तो आपके जोड़ों के इर्द गिर्द जो मोशन पॉसिबल है उसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। टाइप्स क्या है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्टिव का मतलब होता है जब हम या एथलीट विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प की मदद से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प कोई भी एक्टिविटी करता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करता है, तो वो कैसी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। और जब कोई एथलीट किसी भी बाहरी सहायता से एक्सटर्नल हेल्प लेता है तो वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा होती है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। तो आपको सुटेबल एग्जांपल देने हैं, और न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है, 3 लॉ ऑफ मोशन है, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इन तीनों को आपको अप्लाई करके बताना है। जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि फुटबॉल जब बीच में रहती है, जब स्टार्ट होने वाला होता है मैच, तो फुटबॉल को ग्राउंड के सेंटर में रख लेते हैं। तो जब तक उस पर कोई भी खिलाड़ी या प्लेयर जो है, फुटबॉलर जो है, वो किक नहीं करेगा तो वो वैसी रेस्ट में बनी रहेगी। या जब एक बार किक हो गई तो जब तक दूसरा खिलाड़ी उस पर उसको रोकेगा नहीं या मूव नहीं करेगा तब तक वो मूव नहीं होगी या रुकेगी नहीं। इस तरीके से आप लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या मोमेंटम को कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं शॉर्ट पट और टेबल टेनिस की बॉल को, या रबर की जो कॉस्को की बॉल आती है, टेनिस बॉल आती है, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि यदि हम शॉर्ट पट को फेंकते हैं तो वो कम दूरी तक जाती है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। और हम वहीं अगर रबर की बॉल को फेंकते हैं तो वो ज्यादा दूरी तय करेगी क्योंकि उसका मास कम है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है एक्शन रिएक्शन का, उसको हम रोविंग में या स्विमिंग में हम उसको एप्लीकेशन उसका बता सकते हैं कि जितना ज्यादा स्विमर अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप दिस वीडियो इज गुड फॉर यू और ऑल द बेस्ट। कल 12 तारीख का एग्जाम आपको बहुत अच्छे से देना है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।